स्वागत है आप सभी लोगों का। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए उसी के आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो पंजाब के जो राजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी लाहौर थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी राजदूत आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के दरबार में चीनी राजदूत ह्वेनसांग आया था। इसे दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसे दूत के रूप में चीन के राजा ताइसुंग ने भेजा था। तो चीन के राजा ताइसुंग ने ह्वेनसांग को हर्षवर्धन के दरबार में दूत के रूप में भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो नालंदा था। नालंदा बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो जो सांची का स्तूप है उसे सम्राट अशोक ने बनाया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लंदन में इंडियन सोशलिस्ट नाम से एक संस्था का गठन किया गया था। इस संस्था का गठन किसने किया था? तो इस संस्था का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कहाँ पर किया था? लंदन में किया था। क्या नाम था? इंडियन सोशलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की संस्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अथवा संस्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध नारा है, जो नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। ये किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, उसका क्या नाम है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पर एक बार और जानते रहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले स्वराज के बारे में कहा था। और कब कहा था? 1895 में। ठीक है, स्वराज का मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में सबसे पहले की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक जो गुरु हैं वो महादेव गोविंद रानाडे हैं। तो महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन हैं? वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्रम लगातार आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो भैया राष्ट्रगीत रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रगीत क्या है? जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगीत है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ये सबसे पहली बार कब गाया गया? तो सबसे पहली बार 1911 में गाया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। तो गदर पार्टी भारतीय राष्ट्रीय क्रांति से संबंधित थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका देश में है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ठीक है, और 17 अक्टूबर 1940 को इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में को प्रारंभ करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले जो सत्याग्रही थे उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये सत्याग्रह स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी ने। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन पुराण है वो ब्रह्मा पुराण है। तो ब्रह्मा पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हजारों बार आपके पेपर में पूछा गया है कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को ले गया था, यानी स्थानांतरित किया था? तो अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी का मतलब होता है दौलताबाद, ले जाने वाला जो दिल्ली का सुल्तान था उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी तक ले गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहली बार किया था?
तो स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने स्वतंत्रता की घोषणा किया था कहाँ पर, अमेरिका में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने किसकी घोषणा की, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा किया था। आगे बढ़ते हैं, रॉलैक एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में तो हम अनेकों बार पढ़ चुके हैं कि रॉलैक एक्ट कब आया था भैया। तो रॉलैक एक्ट जो आया था 1919 में आया था। ठीक है, इसमें क्या होता था, बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाया जा सकता था। ठीक है, तो बिना किसी के परीक्षण के लिए, बिना किसी पर आरोप लगाए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। यह रॉलैक एक्ट की प्रमुख विशेषता थी, जिसके कारण इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। कब आया था, 1919 में। डेट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी को सबसे पहली बार किसने हराया था। तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, और इन्हीं पृथ्वीराज चौहान को हम लोग पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद का वह कौन सा देवता है जो ऋतुओं का देवता माना जाता है और सृष्टियात्मक आदेश देने का कार्य करता है। तो सृष्टि के आदेश देने का काम और ऋतु यानी कि वर्षा के जो देवता थे वो इंद्र थे। किस समय में, ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्षा के देवता, ऋतु के देवता होते थे, इंद्र होते थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वह मुगल महारानी कौन सी थी जिनका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर जिसका नाम लिखा जाता था उसका नाम है मुमताज़ महल। तो मुमताज़ महल मुगल महारानी है जिनका नाम सभी सिक्कों पर और मुगल फरमानों पर लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह किसके प्रमुख थे। तो महाराजा जो रणजीत सिंह हैं सुकर चकिया मिसल के कमांडर थे। तो महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, सुकर चकिया मिसल के कमांडर थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सारे कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मुगल काल में जजमानी प्रथा विद्यमान थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है इससे आप ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसको आप साधारण शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में भी जजमानी प्रथा विद्यमान है। इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं और आप किसान हैं, आप अनाज का उत्पादन करते हैं, लेकिन गाँव में बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो अनाज का उत्पादन नहीं करते थे। जैसे नाई वर्ग होता है, ये बाल काटते हैं लेकिन अनाज का उत्पादन नहीं करते हैं। कुम्हार बर्तन बनाता है, और कहार जो होते हैं वो पानी जैसे दाना भूजने का काम होता है गांव में। इसी प्रकार धोबी जो होता है वो कपड़े धोता है। तो ये, लेकिन ये सारे वर्गों के पास खेती नहीं हुआ करती थी, ये खेती नहीं कर पाते थे। तो किसान क्या करता था, किसान का ये सारे काम करते थे, यानी कि किसान का बाल बनाना नाई बना देता था। किसानों को बर्तन देने का काम कौन करता था, कुम्हार करता था। किसानों के कपड़े कौन धोता था, धोबी धोता था। और बदले में किसान क्या करता था, इनको अनाज देता था। ठीक है, तो और बाकी सारे जो तीज त्यौहार होते थे जब मनाए जाते थे, तो अगर किसान अपने लिए कपड़े बनवाता था तो इनके लिए भी कपड़े बनवा दिए जाते थे। शादी ब्याह में भी अभी भी ऐसा सिस्टम होता है कि गांव में जो प्रजा होती है, जिसे प्रजा कहा जाता है, उसके लिए कपड़े बनवाए जाते हैं। तो इसी प्रथा को जजमानी प्रथा कहा जाता है कि पूरे अधिकार के साथ किसान से अनाजों को लेना और अपना काम करना और दूसरों को काम कराना, यही हमारा जजमानी प्रथा होती थी। एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बनाए रखना, ये हमारी जजमानी प्रथा थी। तो उम्मीद है थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। जो मृतकों का टीला है, इस उपनाम से मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किस धर्म की दीक्षा लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म की दीक्षा लिया था। और किससे लिया था, भद्रबाहु से लिया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो कश्मीर के अकबर हैं वो जैनुल आबदीन हैं। तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो अपनी जाति के अंदर ही वैवाहिक संबंध स्थापित करना जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। अपनी जाति के अंदर वैवाहिक संबंधों को स्थापित करना जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था।
इन्होंने एक सेना बनाई थी, उस सेना का क्या नाम था? उस सेना का नाम था लाल कुर्ती सेना। तो लाल कुर्ती सेना किसने बनाई? खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1858 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और वायसराय के पद को बनाया गया था। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उन्हें ही प्रथम वायसराय बना दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कब? 1858 में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह सभा द्वारा अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो अधिनियम होते थे उसके लिए आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सत्याग्रह सभा द्वारा महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए गए जो अधिनियम थे उसके विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये प्रश्न अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो इसी को हम लोग सत्याग्रह सभा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो अधिनियम होते थे उनका विरोध करने के लिए इस सभा का गठन किया गया था। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।